बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदी में गद्य साहित्य का विकास, यानी हिंदी की जो खड़ी बोली है, जिसको हम लोग आज हिंदी के नाम से ही जानते हैं। हिंदी का जो मानक रूप है उसमें खड़ी बोली का रूप देखने को मिलता है। इसमें गद्य का विकास किस रूप में हुआ, कल के वीडियो में इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हिंदी साहित्य परंपरा और रूढ़ि का अनुसरण कर रहा था। नवीनता यदि मिलती है तो वह केवल खड़ी बोली गद्य के रूप में। नवीन इस अर्थ में कि इसी समय वह साहित्य का एक प्रमुख और स्थायी अंग बना, क्योंकि आपको पता है इससे पूर्व तो जो साहित्य लेखन हुआ है हिंदी में वह पद्य में होता था। गद्य लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में होती है। हमें इस समय खड़ी बोली गद्य की निश्चित अटूट परंपरा मिलने लगती है 19वीं शताब्दी के बाद, जिससे उसके उज्जवल भविष्य का पता भी चलता है। खड़ी बोली ने अपने बाल्यकाल में ही संसार के जिन विविध विषयों का भार वहन किया, उसे देखकर आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सकता। प्राथमिक शिक्षा, गणित, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्र विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, कृषि कर्म, ग्राम शासन, ग्राम जीवन, तार, कला, दस्तकारी, शिक्षा, यात्रा, नीति, धर्म, ज्योतिष, दर्शन, अंग्रेजी राज्य और शिक्षा, कथा कहानी, छंद शास्त्र, व्याकरण, कोश, संग्रह ग्रंथ आदि अनेक विषयों से संबंधित छोटे बड़े ग्रंथों का निर्माण खड़ी बोली में हुआ। कहने का मतलब यह है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर लेखन नहीं हुआ हो गद्य में। हिंदी प्रदेश के जीवन में आधुनिकता का जो बीजारोपण है वो खड़ी बोली की इन्हीं गद्य रचनाओं से माना जाना चाहिए। इसी आधुनिकता का विकास हमें भारतेंदु युग में मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, फोर्ट विलियम कॉलेज, ईसाई पादरियों, सरकारी शिक्षा आयोजकों तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, समाचार पत्र, कला और इन सब के किसी न किसी रूप से संबंधित अथवा प्रारंभ में ही पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के माध्यम द्वारा खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। यानी ये कारण रहे जिसकी चर्चा हमने अभी की, खड़ी बोली गद्य के विकास के लिए कारण मौजूद थे। वास्तव में यदि खड़ी बोली गद्य के इतिहास को हिंदी प्रदेश के जीवन में बढ़ते हुए पाश्चात्य प्रभाव का इतिहास कहें तो अनुचित न होगा। यानी ज्यों ज्यों अंग्रेजों के प्रभाव में भारतीय जीवन आता गया, त्यों त्यों हमारे जीवन से धीरे धीरे, यानी हिंदी साहित्य लेखन में धीरे धीरे पद्य के स्थान पर गद्य आता चला गया। खड़ी बोली गद्य साहित्य के संबंध में ये बात याद रखनी चाहिए कि 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध में अधिकतर उपयोगी और व्यवहारिक विषयों से संबंधित रचनाएं ही निर्मित हुई। इस समय खड़ी बोली में नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि के रूप में लिखित साहित्य की रचना न हो सकी, ललित साहित्य की रचना नहीं हो सकी, क्योंकि जिन जिन साधनों द्वारा खड़ी बोली का विकास हुआ, लगभग उन सभी में नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण
ही सन्निहित था। उसमें ललित साहित्य का सृजन उस समय हुआ जब साहित्यकारों द्वारा संवारा जाने लगा। यह कार्य 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी में संपन्न हुआ। खड़ी बोली गद्य की ये गाथा हिंदी प्रदेश के नवजीवन की प्रभातकालीन चेतना, स्फूर्ति, ग्राहिका शक्ति और गतिशीलता की आशा भरी गाथा है। जिस दिन खड़ी बोली गद्य का कोई भी प्रथम पृष्ठ प्रेस में छपा होगा, वह दिन निसंदेह साहित्यिक क्रांति का दिन था। 1740 से 1800 ईस्वी के बीच राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, मथुरानाथ शुक्ल और सदा सुखलाल नियाज की प्रारंभिक खड़ी बोली रचनाओं के बाद हिंदी गद्य के उन नायकों में, यानी जिनकी वजह से हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की शुरुआत हुई, या उनमें प्रमुख नाम है इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इंशा उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इंशा अल्लाह खां उर्दू में बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते थे, प्रसिद्ध कवि थे। उनकी मृत्यु 1818 ईस्वी में हुई। उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी, जो 1978 से 1803 के बीच में लिखी गई, उनकी छोटी सी किंतु प्रसिद्ध रचना है। इस रचना का निर्माण ठेठ खड़ी बोली में हुआ है। इंशा के रचना काल के आसपास ही लल्लू लाल का रचना काल है। वैसे तो लल्लू लाल जी की माधोनल, इनकी पुस्तकों के नाम है, राजनीति, ब्रजभाषा, व्याकरण, सभा विलास, लाल चंद्रिका आदि कई रचनाएं हैं, किंतु 1803 से 1810 के बीच में लिखी गई प्रेम सागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। प्रेम सागर में भागवत दशम स्कंद की कथा है। उन्होंने अरबी और फारसी शब्दों को बचाकर गद्य लिखने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि उस जमाने में अरबी और फारसी का वर्चस्व था समाज में, क्यों शासक वर्ग की यही भाषा रही कई वर्षों से। तो इन्होंने ये प्रण किया था कि मैं जो प्रेम सागर लिखूंगा उसमें इन दोनों विदेशी भाषाओं के शब्द मैं काम में नहीं लूँगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। उनकी भाषा में पंडिताऊपन है और उस पर काव्य भाषा यानी ब्रज भाषा का प्रभाव है। लल्लू लाल के उपरांत एक और प्रसिद्ध गद्यकार जिन्होंने हिंदी गद्य लेखन की शुरुआत की थी, वो है सदल मिश्र। इनकी प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र। इनकी ये जो दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इनसे भी हिंदी गद्य का भला हुआ, लोग गद्य के प्रति आकर्षित होने लगे। पहले ग्रंथ में नचिकेता की प्रसिद्ध पौराणिक कथा है नासिकेतोपाख्यान में, और दूसरा आध्यात्म रामायण में, आध्यात्म रामायण जो है उसका जो संस्कृत में लिखी थी उसका एक अनुवाद है मात्र। सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा का प्रयोग किया है। व्यवहारोपयोगी यानी व्यवहार में उपयोगी, क्योंकि लल्लू लाल जी की जो भाषा है वो बहुत पंडिताऊपन लिए हुए हैं, आम आदमी की भाषा नहीं है। उसमें थोड़ी क्लिष्टता भी है और संस्कृत निष्ठ भी है। इसके विपरीत जो सदल मिश्र जी की भाषा है, ये भाषा उस जमाने के आम आदमी की भाषा के काफ़ी करीब है। यद्यपि ब्रज भाषा पूर्वी बोली का उस पर प्रभाव मिलता है। आगे चलकर 1803 से 1858 के बीच
खड़ी बोली गद्य में नाटक, उपन्यास आदि की रचना तो नहीं हुई, किंतु विविध शिक्षा संस्थानों में पठन पाठन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थनीति, ज्योतिष विज्ञान, यात्रा, स्त्री शिक्षा आदि से संबंधित व्यवहारिक और उपयोगी साहित्य की प्रचुर मात्रा में रचना हुई। प्रेस ने इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। श्रीलाल, बंशीधर, कुंज बिहारी लाल, जवाहरलाल, शिव प्रसाद, M.T. एडम आदि अनेक देशी विदेशी लेखकों ने खड़ी बोली गद्य को समृद्ध बनाया। शिक्षा संबंधी पुस्तकों में लेखकों के अतिरिक्त इसी समय जो ईसाई पादरी थे, उन्होंने अपने धार्मिक यानी जो बाइबल है उनकी मुख्य पुस्तक और धर्म प्रचार के खड़ी बोली में अनुवाद किए। यद्यपि ईसाई पादरियों की भाषा में व्याकरण, मुहावरों आदि की दृष्टि से बहुत कमियां हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें शिथिलता बरती, तो भी खड़ी बोली गद्य के प्रचार में उनसे काफ़ी सहायता मिली। 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध में हिंदी पत्रकार कला से भी खड़ी बोली गद्य को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध तक आते आते हिंदी में कई पत्र पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लग गया था, तो इन्होंने भी हिंदी गद्य विकास में अमूल्य योगदान दिया। 1826 ईस्वी में पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यानी पहला समाचार पत्र जो हिंदी में छपा कलकत्ता से 1826 में, नाम है उदंत मार्तंड। ये जीके का प्रश्न है, आप याद रखिएगा, आगे भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, समाचार सुधा वर्षण आदि पत्रों के प्रकाशन के द्वारा हिंदी गद्य में पुष्टता और वह जीवन की अनेकानेक समस्याओं के सुलझाने योग्य बना था। यानी इसके उदंत मार्तंड के बाद में ये जो जिन पत्रों की चर्चा हमने की है, समाचार पत्रों की, ये प्रकाशित होने लगे और इसने हिंदी गद्य के विकास को और गति दी। अब आता है 1857, एक क्रांतिकारी वर्ष जिससे भारत में सब कुछ बदल जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से देश में शांति स्थापित हो गई थी। इसी वर्ष कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई और फिर आगे चलकर पंजाब, प्रयाग आदि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त नवीन शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा भाषियों का पाश्चात्य साहित्य से संपर्क बढ़ा। नव शिक्षा के कारण लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ और रेल, तार, डाक, प्रेस आदि वैज्ञानिक साधनों की सुविधा के कारण नवीन विचारों के फैलने में देर न लगी। परिणाम स्वरूप बहुत से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन उठ खड़े हुए। समाचार पत्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इन सब बातों के परिणाम स्वरूप हिंदी गद्य का बहुत अधिक अभूतपूर्व, मतलब इससे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा विकास हुआ। हिंदी उर्दू के संघर्ष से पूर्ण वातावरण में, क्योंकि आपको पता है भाषा को लेकर के बड़ा लंबा आंदोलन चला है देश में, उर्दू और हिंदी के बीच में जो प्रतिस्पर्धा रही है, ऐसे वातावरण में भी जबकि सरकारी दफ्तरों और अदालतों में उर्दू के प्रचलित हो जाने से
जीविका की दृष्टि से लोग उर्दू की ओर अधिक झुकते जा रहे थे तथा हिंदी गद्य ने अपनी सजीवता का परिचय दिया। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल जैसी कहावतें आपने सुनी होगी। जैसे आज अंग्रेजी का बोलबाला है, रोज़गार के सबसे करीब ये भाषा हमें लगती है, नज़र आती है कि भाई अंग्रेजी पढ़ लेगा तो बच्चा रोज़गार जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो उस ज़माने में ये स्थिति, क्योंकि अदालतें हों चाहे शासकीय सरकारी जो दफ्तर है उनमें उर्दू का बोलबाला था, तो आम आदमी चाहता था कि भाई उर्दू पढ़ें ताकि सरकारी नौकरी हमें जल्दी मिल जाएगी। ऐसे वातावरण में भी हिंदी गद्य जो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था धीरे धीरे विकास को प्राप्त करता रहा। राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद कहा गया, 1823 से 1895 के बीच इनका जो जीवन काल रहा है, ने भाषा का अरबी फारसी मिश्रित रूप प्रचलित करना चाहा, किंतु अन्य साहित्यकारों ने उनकी भाषा का रूप बहुत खटका और उसकी कड़ी आलोचना की गई। और इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा किस्सा भी है कि जब शिव प्रसाद को उर्दू वालों ने उपाधि दी सितारे हिंद, यानी भारत के सितारे, तो खड़ी बोली को चाहने वालों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को उपाधि दी भारतेंदु, भारत का चंद्रमा। और आपको पता है सितारे यानी तारे से तो चंद्रमा बड़ा होता है, तो इस प्रकार का वो समय था। और ऐसे में धीरे धीरे हिंदी गद्य आगे बढ़ता गया। ऐसे समय में राजा लक्ष्मण सिंह, इनका जीवन काल 1826 से 1896 ईस्वी के बीच में रहा है, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद के विरुद्ध बिल्कुल विशुद्ध हिंदी को लेकर आगे बढ़े कि भाई हिंदी हिंदी है और उर्दू उर्दू है। उर्दू में अरबी और फारसी के शब्दों का बाहुल्य था, तो हिंदी गद्य में संस्कृत के जो तत्सम शब्द है उसका बाहुल्य होने लगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतनी चर्चा करेंगे। कल इस किस्से को आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार 1857 के बाद धीरे धीरे हिंदी गद्य जो है वो विकास को प्राप्त करता हुआ आज के परिनिष्ठ रूप को प्राप्त हुआ। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पाठ्य पुस्तकें जितना जल्दी हो सकें आप क्रय कर लें। और ये जो वीडियो हम बना करके डाल रहे हैं तकनीकी माध्यम से आपके भले के लिए डाल रहे हैं, इनको भी थोड़ा समय दीजिए, तभी इसका लाभ है बनाने का और आप तक भेजने का।